हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स 05 तक अब तक हम लोग ने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जो तुम्हारा HSC बोर्ड है विच इज़ महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सेमीकंडक्टर्स का 11th वाला पोर्शन हो गया है। 11th में सेमीकंडक्टर्स उतना ही होता है, तो उसको हम लोग ने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से तुम्हारा HSC का सेमीकंडक्टर्स चालू होता है। तो ये जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, उनके लिए यहाँ से सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो अगर तुमने वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, पहला मतलब तुमने अब तक 05 तक वीडियोस नहीं देखे, तो तुमको ये नहीं समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। या अगर तुमको पता नहीं है 05 तक क्या हुआ, तुमको PN जंक्शन नहीं पता है, तुमको बैंड एनर्जी ये सब नहीं पता है, P क्या होता है, N क्या होता है, ये सब नहीं पता है, तो तुमको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमको आगे के सर्किट्स पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मुझे सर्दी हो गई है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना। आई होप क्लियरली सुनाई तो पड़ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग डिवाइसेस हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से पहली डिवाइस आज हम लोग करने वाले हैं विच इज़ रेक्टिफायर। तो आज हम रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं यूजिंग अ सेमीकंडक्टर डायोड, जो अपने पास डायोड होता है। तो इसके लिए तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, थिंग्स टू नो टिल नाउ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थिंग्स टू नो। क्या क्या तुमको पता होना चाहिए? तुमको पता होना चाहिए N टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तुमको पता होना चाहिए P टाइप सेमीकंडक्टर, और तुमको पता होना चाहिए PN जंक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वर्किंग कैसे होता है। एंड लास्ट में तुमको बायसिंग ऑफ PN जंक्शन पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें तुमको पता होंगी तो आगे से तुमको डिवाइसेस जो हम लोग करने जा रहे हैं वो तुमको समझ में आएंगी, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यहीं से उठाएंगे हम लोग जो यूज़ कर लेंगे। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या यूज़ हो गया यहाँ पे। इस जस्ट कि तुमको इनमें से कोई एक चीज़ नहीं पता होगी, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। सो इट वुड बी बेटर कि तुम पहले के वीडियोस देख लेना। लेक्चर का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और साथ में नोट्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। तो ये चैप्टर के पूरे नोट्स हैं वहाँ पे, तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो रेक्टिफायर स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा? हमको मालूम है हमारे घर में AC वोल्टेज आता है ना, 230 वोल्ट 220 वोल्ट AC अपने घर में आता है, राइट। तो वो 230 220 वोल्ट हर किसी अप्लायंस को थोड़ी चाहिए होता है। तुम्हारे ट्यूबलाइट को 230 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे बल्ब को 230 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे चार्जर को 230 240 वोल्ट नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। तुम्हारा जो मोबाइल चार्जर होता है, वो मोबाइल चार्जर या तुम्हारे मोबाइल को जो चार्ज होने के लिए वोल्टेज चाहिए वो 230 220 नहीं है। तुम्हारे मोबाइल को चार्ज होने के लिए हार्डली 5 से 9 वोल्ट तक, मैक्स टू मैक्स रेंज है 9 वोल्ट, इससे ज़्यादा का वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। ऑल्सो तुम्हारे मोबाइल के चार्जर में जो वोल्टेज चाहिए होता है तुम्हारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, वो DC वोल्टेज चाहिए होता है। तो DC वोल्टेज कहाँ से लाओगे? तुम्हारे स्विच में तो AC आ रहा है ना, तुम चार्जर कनेक्ट करते हो तो भी तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है। तो क्या हो रहा होगा? हो ये रहा होगा कि तुम्हारा जो चार्जर है उसके अंदर क्या लगा होगा? एक रेक्टिफायर लगा होगा, जो तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, जो कि तुम्हारे स्विच में आ रहा है, उससे कन्वर्ट करके DC में तुम्हारे मोबाइल में दे रहा है। तो वहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा होता है। तो रेक्टिफायर कैसा डिवाइस है? विच कन्वर्ट्स AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, ठीक है। 2 टाइप हैं रेक्टिफायर्स के। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं देख लो। फर्स्ट टाइप है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बस मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि क्या है रेक्टिफायर, फिर हम लोग डायरेक्टली हाफ वेव फुल वेव करते हैं। जो लोग हाफ वेव फुल वेव के लिए आए हैं थोड़ा वीडियो को भगा लो। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। ये 2 टाइप्स होते हैं।
जिसमें से ये वाला हम पहले करेंगे और ये वाला उसके बाद में करेंगे, ठीक है। दो रेक्टिफायर्स हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हम देखेंगे भी कि इनको हाफ वेव फुल वेव क्यों बोलते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन आई होप इनफ है, तुमको समझ में आ गया हमको क्या करना है चाहे इस वीडियो में। तो देखना, लेट्स सी। जिसको हाफ वेव आता है फुल वेव के लिए देखने आए हैं वो भगा के डायरेक्ट फुल वेव पे जाओ, या जो हाफ वेव फुल वेव के लिए आए हैं वो स्टार्टिंग का 1-2 मिनट भगा देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। द फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो सर्किट कैसा होता है, सर्किट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे है, काम कैसे करता है। सर्किट में तुम्हारे पास एक एसी वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ से तुम एसी वोल्टेज देते हो। ये एसी वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इंड्यूस होता है दूसरे कॉइल में। अब ये क्या हो रहा है 11th वालों को नहीं समझेगा, तो ऑब्वियसली 11th वाले ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। 12th वालों को ये चीज़ पता होगा क्या हो रही है। एक ट्रांसफार्मर है जो यहाँ का वोल्टेज यहाँ इंड्यूस करेगा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अपने को मालूम है ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन का मीनिंग अगर तुमको याद हो क्या होता है, सो इट वुड बी बेटर, ये स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए ही हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया है। देखो बताता हूँ क्यों स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का ज़रूरत है। जैसे यहाँ जो मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 230-220 वोल्ट आ रहा है, तो पहले ही इस वोल्टेज को हमको कम कर देना है। तो पहले हम ये वोल्टेज कम कर देते हैं और यहाँ आगे डायोड को कनेक्शन है, देखो ये डायोड को कनेक्शन है और यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट लगा सकते हो तुम, या लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू तुमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस हो गया लाइक दिस, और ये तुम्हारा हो गया सर्किट कंप्लीट। इसके अक्रॉस तुमको क्या मिल रहा है, आउटपुट। दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। चलो देखते हैं डायोड काम कैसे करेगा। दिस इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड, जिसका पी टर्मिनल ये है, एन टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करेक्ट। इतना तो सबको पता होगा, राइट। अब देखो ये एसी वोल्टेज है, यहाँ मैं एसी इनपुट लिख देता हूँ, एसी इनपुट। तो ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज का स्पेशलिटी क्या होता है, देखो एसी वोल्टेज का स्पेशलिटी होता है कि एसी वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली वेरिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे 12th वालों को पता होगा आई होप। तो ये ऐसा होता है एसी वोल्टेज, है ना। तुमने एसी का इक्वेशन देखा होगा कि E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो साइनोसॉइडली वेरिंग होता है। सो दिस इज़ योर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अपना इनपुट है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ, थोड़ा डिस्टिंक्टिवली समझ में आना चाहिए। अपना इनपुट देखो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ये इनपुट है। इनपुट में मेरे पास वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये ऐसे वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, फाइन। अब देखो ये जो इनपुट है तुम्हारा कैसा है, ये एक साइकिल में पॉजिटिव है आधे साइकिल में, और अगले आधे साइकिल में नेगेटिव हो जा रहा है, फिर अगले आधे साइकिल में पॉजिटिव। दीज आर बेसिकली हाफ साइकिल्स ऑफ एसी। ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल। सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल देखो क्या होता है, वर्किंग पे बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा वर्किंग है। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, फर्स्ट हाफ साइकिल के एसी इनपुट में क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा, मतलब ये डायोड पे यहाँ कौन सा वोल्टेज आएगा, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, ठीक है। मैं ये ब्लू कलर से इसलिए बना रहा हूँ कि ये इनपुट का वोल्टेज यहाँ इंड्यूस हुआ है, तो डायोड पे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आया, यानी डायोड का P कनेक्टेड है पॉजिटिव से, यानी डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट द डायोड goes in forward biased mode, very important। एक बार फॉरवर्ड बायस मोड लिख दिया तुमको समझ में आ जाएगा आगे क्या होगा। अब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में गया है तो डायोड कंडक्शन करता है ना, हमने ये चीज़ देखा था।
अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो स्विच ऑन स्टेट में होता है, कंडक्शन करता है। तो यहाँ डायोड कंडक्शन करेगा और यहाँ से तुम्हारा करंट आएगा और ये करंट इस लोड रेजिस्टेंस से थ्रू फ्लो होकर तुमको आउटपुट मिल जाएगा। सो डायोड कंडक्ट्स और बेसिकली अलाउज द करंट टू फ्लो। ओके, करंट को फ्लो होना अलाउ करता है एंड वी गेट एन आउटपुट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ज़रा ये आउटपुट के बारे में सोच लेते हैं। बस इतना ही लिखना, इतना ही है, बस समझना है। देखो ये जो आउटपुट है तुम्हारा कैसा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट का वोल्टेज जो होगा वो वेरिंग होगा ना। देखो पॉजिटिव है फिर भी चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ये भी बढ़ेगा और कम होगा। तो यहाँ जो करंट होगा वो भी बढ़ेगा और कम होगा। तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो भी बढ़ेगा और कम होगा। समझ में आया कनेक्शन क्या बोल रहा हूँ? कनेक्शन समझ में आया? देखो यहाँ जो वोल्टेज दे रहे हो तुम, इनपुट वोल्टेज, ये पहले बढ़ रहा है और कम हो रहा है ना, जीरो पे जा रहा है। तो सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। तो इस डायोड पे भी जो वोल्टेज आएगा वो पहले बढ़ेगा और कम होगा। तो ये डायोड जो करंट भी देगा ना वो पहले बढ़ेगा और कम होगा। तो ये तुम्हारा जो करंट है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो तुम्हारा आउटपुट जो आएगा VO वो भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब वेरिएबल आएगा। सिंपल बोलने का मीनिंग ये है कि वेरिएबल आएगा। देखो तुम्हारा आउटपुट कैसा आता है। आउटपुट तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, इसको मैं V in बोल देता हूँ। दिस इज़ योर V इनपुट और तुम्हारा V आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। आउटपुट तुम्हारा फर्स्ट हाफ में तुम्हारा आउटपुट, ये वेरिएबल वोल्टेज इनपुट था तो ये वेरिएबल वोल्टेज तुमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया, ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। ओके, अब सेकेंड हाफ का बात करते हैं। देखो सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ में ये इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। तो डायोड पे यहाँ नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा ना। तो अगर यहाँ नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हुआ तो ये डायोड किस में चला गया है, अब रिवर्स बायस मोड में। अब अगर डायोड रिवर्स बायस मोड में गया तो क्या करता है, डायोड कंडक्शन नहीं करता है ना जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो ये वोल्टेज उतना नहीं है कि ब्रेक डाउन हो सके। सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ AC इनपुट क्या होता है, द डायोड गोज इन रिवर्स बायस मोड। अब डायोड रिवर्स बायस मोड में चला गया है और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस मोड में गया है, डायोड क्या करता है, कंडक्शन नहीं करता है। सो डायोड ऑफर्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस और in simple words it does not conduct current. And lastly, hence no output is obtained through the load. तो लोड के थ्रू कोई आउटपुट नहीं मिलता है। मतलब ये जो सेकंड वाला हाफ है, इस सेकंड वाले हाफ के लिए कोई आउटपुट नहीं आया तुमको। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक मिला और यहाँ से यहाँ तक एम्प्टी हो गया। फिर क्या होगा, थर्ड हाफ साइकिल में वापस से डायोड किस में जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। अब तुमको समझ में आ गया क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ में डायोड फॉरवर्ड बायस में, सेकेंड हाफ में रिवर्स बायस में, फिर थर्ड हाफ में वापस से फॉरवर्ड बायस में। तो थर्ड हाफ में वापस यही कहानी चलेगी। तो फिर से डायोड कंडक्ट करेगा तो फिर से तुमको आउटपुट मिलेगा। देखो फिर से तुमको आउटपुट मिलके ऐसे आ जाता है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो पूरी वेव थी इसका आधा पार्ट रेक्टिफाई हो गया ना, हाँ या ना। ये फर्स्ट हाफ रेक्टिफाई हुआ, सेकेंड हाफ नहीं हुआ। इसका भी फर्स्ट हाफ होगा, सेकेंड हाफ नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो इस पूरे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वेव है उसका सिर्फ आधा पार्ट ये सर्किट तुम्हारा रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, रेक्टिफिकेशन मतलब AC टू DC कन्वर्जन। तो यहाँ क्या चल रहा है देखो यहाँ खाली फर्स्ट हाफ रेक्टिफाई हो रहा है, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। सो सिंस द डायोड और बेसिकली सिंस द सर्किट और सिंस ओनली
1/2 of the input wave is rectified, hence this circuit is called क्या, बता दो। सर्दी हुआ है, मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ। दिस सर्किट इज कॉल्ड, आई होप तुम समझ पा रहे हो मेरा दर्द, इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये तुम्हारा पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर का कहानी है। बहुत सिंपल सा सर्किट है, बस थोड़ा इजी, मतलब धीरे धीरे पढ़ाया है, कोई ऐसा फटाफट भगा के नहीं बता दिया 2 मिनट में। तुमको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। ठीक है सिंपल एकदम। तो नोट डाउन करो, फिर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया? चलो, इनपुट का हाफ वेव रेक्टिफाई हो रहा है, फुल वेव में से आधा पार्ट रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप सबने पॉज करके नोट डाउन किया था। नहीं कर पाए थे तो पीछे जाओ और वापस पॉज करो। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। फुल वेव में ज़्यादा कुछ सर्किट में चेंज नहीं आएगा, बस एक एक्स्ट्रा डायोड आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे छींक आएगा लग रहा है। ओके चलो, छींक भी नहीं आई और वीडियो भी पॉज करना पड़ा। देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। ये चैप्टर है ना सेमीकंडक्टर्स, बहुत इजी होता है और स्कोरिंग होता है एकदम। मतलब तुमको खाली थियरी समझ में आ जाए कि कैसे वर्किंग हो रहा है, बाकी तो तुम लिख ही लोगे। खाली डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लो। सर्किट डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। एक बार सर्किट डायग्राम करेक्ट हुआ तो उसके बाद तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, देखो एक एक्स्ट्रा डायोड आएगा। एक्स्ट्रा मतलब एक और डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमको दिखाई पड़ रहा था ना 2 साइकिल्स थे, तो एक साइकिल में डायोड इसमें था फॉरवर्ड बायस में, दूसरे में रिवर्स बायस में चला जा रहा था। तो वो चीज़ को हटाने के लिए या उस लिमिटेशन को हटाने के लिए अब हम लोग एक और डायोड लेके आए हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ डायोड D1, इसको मैं बोल देता हूँ डायोड D2। ओके, अब ज़रा ध्यान से समझते हैं और सर्किट आगे देखो कैसे कनेक्ट होगा। इसको कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये दोनों डायोड्स कनेक्टेड रहने चाहिए, और उसके बाद जो तुम्हारा आउटपुट है उसको कनेक्ट करने के 2 तरीके देखो कौन से हैं। उसको कनेक्ट करने के 2 तरीके, यहाँ से तुम ऐसे कनेक्ट करो, आगे जाके लोड रेजिस्टेंस लगाओ और ये लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से जंप करा के यहाँ ट्रांसफार्मर के पास लेके आओ। ठीक है, अब इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ तुमने लाके सेंटर पे एक कनेक्शन बनाया है, टैप किया है, टैप कनेक्शन है, टैप की का कनेक्शन। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में तुमको जानने का ज़रूरत नहीं, परेशान होने का ज़रूरत नहीं। बस मेंशन कर देना कि एक सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर हम लोग ने यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अक्रॉस तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा आउटपुट। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया आउटपुट का डायग्राम बनाने का या सर्किट बनाने का। दूसरा एक सिंपल तरीका भी है, वो ये कि इतना घुमा के लाने से अच्छा यहीं से घुसा दो एक रेजिस्टेंस ना, बीच में से एक रेजिस्टेंस लगाओ और यहाँ से सेंट्रल टैप कर दो, तो वो भी सिंपल डायग्राम होता है। मैं वही बनाता हूँ क्योंकि तुमको नोट्स में भी वही मिलेगा जो मैंने नोट्स अपलोड किया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको कि सर ने नया सर्किट बना दिया है। नहीं, सर्किट दोनों सेम ही होंगे, बस ये है कि कनेक्शन का तरीका अलग है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है देखो, यहीं से एक लोड रेजिस्टेंस लगाया और ये जाके यहाँ कनेक्ट हो गया। बस ये तुम्हारा है लोड रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस तुमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा आउटपुट VO। बस ये हो गया तुम्हारा सर्किट। ठीक है, 2 डायोड्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा इनपुट देखो क्या है, इनपुट में तुम्हारे पास AC है और AC वोल्टेज हमको मालूम है कैसा होता है, AC वोल्टेज हमको मालूम है ऐसा होता है। राइट। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है मेरे पास, इनपुट वोल्टेज। इसको मैंने जब यहाँ ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया
तो फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट हाफ में डायोड 1 फॉरवर्ड बायस में जाएगा और डायोड 2 रिवर्स बायस में जाएगा। अगर ये चीज़ हो रही है, फर्स्ट हाफ में डायोड फॉरवर्ड में गया, डायोड D1 फॉरवर्ड में गया, डायोड D2 रिवर्स में गया, तो देखो होता क्या है सर्किट में समझ लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो करंट यहाँ से निकलेगा, यानी ये करंट आएगा तुम्हारे पास I। अब ये करंट देखो यहाँ आया तो ये रहा जंक्शन, जंक्शन पे करंट को डिवाइड होना है, करंट नीचे आ सकता है और यहाँ जा सकता है। द प्रॉब्लम इज विद दिस डायोड D2, ये डायोड रिवर्स बायस में, तो ये कंडक्शन अलाउड नहीं करेगा, तो करंट को यहाँ आना अलाउड नहीं है, तो करंट यहीं से पूरा का पूरा घूम के इस सर्किट में चला जाता है और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाता है। और फिर देखो सर्किट कंप्लीट, ऐसे करंट चल रहा है, करंट यहाँ से आया, यहाँ गया और यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, ऐसे करंट चल रहा है सर्किट में, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट अब तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस के थ्रू चल रहा है और करंट आ कहाँ से रहा है, D1 से आ रहा है, तो D1 से करंट निकला और लोड रेजिस्टेंस से पास हुआ, तो लोड रेजिस्टेंस में तुमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो तुमको फर्स्ट हाफ में आउटपुट कौन दे रहा है, D1 दे रहा है, D2 तो रिवर्स बायस में चला गया, D2 का कोई काम ही नहीं है। सो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ये वर्किंग है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड D1 is in forward bias mode and D2 is in reverse bias mode। ठीक है, so a current through D1 is allowed and an output through load resistance is obtained। तो हमको आउटपुट मिल गया है। ठीक है, तो आउटपुट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमको मिलता है और ये किसकी वजह से मिलता है, D1 की वजह से मिलता है, ध्यान रखना ये बात। तो ये अपना आउटपुट का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखो क्या मिलता है, BO, दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में वेव रेक्टिफाई हो गई है और रेक्टिफाई होकर हमको फर्स्ट हाफ का आउटपुट मिल गया, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट हाफ का आउटपुट। अब सेकेंड हाफ देखते हैं, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, आई होप ये ज़्यादा छोटा नहीं है, अगर ज़्यादा छोटा है तो मुझे बता देना या फिर स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड हाफ साइकिल में देखो क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब अगर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये वाला डायोड तुम्हारा कहाँ जाएगा, रिवर्स बायस में, और ये वाला चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो अब यहाँ से करंट तो अलाउ नहीं होगा, है ना, तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा। करंट कहाँ से निकलेगा, करंट यहाँ से निकलेगा, I। अब देखो ये करंट के पास फिर से यहाँ आके जंक्शन पे दो रास्ते, जंक्शन पे से करंट या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है, बट यहाँ डायोड रिवर्स बायस में है तो जाना अलाउड नहीं है, तो करंट वापस घूम के लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जाके देखो करंट का पाथ ये ऐसे करंट चलता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब वापस करंट आ गया लोड रेजिस्टेंस में तो वापस तुमको आउटपुट मिल गया। तो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ क्या हुआ, D1 is in reverse bias whereas D2 is in forward bias, very important। ठीक है, so therefore a current through, सर्किट को देखते हुए समझते हुए चलना क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, a current through D2 is allowed and an output through load is obtained। आ गया तुम्हारा आउटपुट। तो फिर से ये वाले हाफ के लिए भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और ये तुमको एक रेक्टिफाइड वेव मिल गई है, रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गया। तो देखो क्या हुआ, पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई ना, यही तो करना था तुमको। पहले तुम्हारी हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही थी,
अब पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई है, फिर अगले हाफ साइकिल में फिर ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, फिर ये वापस से ऐसे आउटपुट दे देगा तुमको लाइक दिस, और फिर ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा. सो सिंस द सर्किट rectifies both half cycles of the input, hence it is called what? बता दो. It is called full wave rectifier. सिंपल था. ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो वोल्टेज है ये काफ़ी वेरिएबल है. इवन दो इट इज़ इन वन डायरेक्शन, स्टिल इट हैज़ अ वेरी लार्ज रिपल फैक्टर. रिपल मतलब बहुत फ्लक्चुएशंस है. तो ये जो रिपल एग्जिस्ट करता है ना तुम्हारे आउटपुट में, इसको बोलते हैं एसी कॉम्पोनेंट. मतलब देखो एसी वोल्टेज ऐसा वेरी होता है ना, डीसी वोल्टेज इतना वेरी नहीं होता. डीसी वोल्टेज तो स्ट्रेट लाइन वोल्टेज होता है, मतलब एक फिक्स वोल्टेज. तो यहाँ पे तुमको है ना डीसी वोल्टेज के साथ में एसी कंपोनेंट मिला है तुम्हारा आउटपुट. सो द आउटपुट कंसिस्ट ऑफ डीसी वोल्टेज अलोंग विथ एसी कंपोनेंट. मतलब ये है तो एक डायरेक्शन का वोल्टेज, लेकिन एसी की तरह कम ज़्यादा हो रहा है. तो इसको हटाने के लिए हम एक और सर्किट इसके आगे लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं रिपल जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, नॉट रिपल सर्किट, जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट. ये रिपल वर्ड बार बार इसमें बोल रहा था, तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट. वो फिल्टर क्या करेगा, मतलब रिपल को फिल्टर आउट कर देगा, तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को भेजेगा बाहर. तो वो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है. छोटा सा 2 मिनट का वर्किंग में बता देता हूँ. ये फुल वेव नोट डाउन कर लो पॉज करके. आई होप सबको समझ में आया. ये चलो नोट डाउन कर लिया सबने. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड, इसमें ये वायर, हाँ आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं ये जो रिपल है या जो ये फ्लक्चुएशन है वोल्टेज में, इसको हटाएं कैसे, है ना. और ये जो रिपल है इसका फैक्टर कितना है, मतलब कितना वैल्यू है. तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा एसी कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा रिपल होगा. रिपल मतलब क्या होता है, रिपल मतलब फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. जो फ्लक्चुएशन है ना, फ्लक्चुएशन मतलब जो बार बार वोल्टेज कम नीचे जा रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है ना, वो फ्लक्चुएशन होता है. वो फ्लक्चुएशन जितना ज़्यादा होगा रिपल फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, उसी को तो रिपल बोलते हैं. तो ये रिपल हटाने के लिए हम एक रिपल फिल्टर यूज़ करते हैं, या बेसिकली आरसी फिल्टर जिसको बोलते हैं. वो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है. ये जो फुल वेव है ना, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. जैसे हाफ वेव से तो अच्छा काम करता है, ऑफ कोर्स पूरे वेव रेक्टिफाई कर देता है, तो वो एक एडवांटेज हो गया. दूसरा इसका एफिशिएंसी अच्छा है. एफिशिएंसी किससे अच्छा है, हाफ वेव से अच्छा है ना. हाफ वेव में तुमको आधा ही वेव रेक्टिफाई होके मिलेगा, यहाँ पूरा वेव रेक्टिफाई होके मिलेगा. और हाफ वेव में तुम्हारा रिपल ज़्यादा होता है, फुल वेव में रिपल कम होता है. ठीक है. तो एक रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है जो मैं तुमको बता देता हूँ. स्टेट बोर्ड वालों के बुक में मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. और ये रिपल को हम लोग हटा भी सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपल फैक्टर, देखो रिपल फैक्टर कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा वोल्टेज का एक्सेस है, और यहाँ से तुम्हारा वोल्टेज कुछ ऐसे मिला है तुमको, ये आउटपुट वोल्टेज मिला है. ठीक है. तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, इसका एक आरएमएस वैल्यू होता है. तुमने एसी सर्किट चैप्टर में पढ़ा होगा या एसी चैप्टर में पढ़ा होगा. स्टेट बोर्ड वालों तुमने भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वालों ने भी पढ़ा होगा. तुमको पता होगा ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू. तो ये जो इसका आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, और ये तुम्हारा रिपल फैक्टर है. दिस इज़ योर रिपल, या ये पूरा तुम्हारा रिपल है. तो इसको तुमको हटाना है रिपल को, और ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा डीसी वोल्टेज है, VDC. ठीक है. तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है, इट इज़ गिवन बाय, इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट जो तुमको AC मिला है तुम्हारे आउटपुट में, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट. क्यों आरएमएस वैल्यू लेते हैं एसी में, तुमको पता होगा. एसी का वैल्यू चेंज होता रहता है ना. आरएमएस क्या बताता है, आरएमएस ऐसी कांस्टेंट वैल्यू बताता है एसी वोल्टेज की, जो हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस में. ठीक है. आरएमएस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, तो वो सब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ. अब हम लोग बात कर लेते हैं फिल्टर सर्किट का.
फिल्टर सर्किट का बात कर लेते हैं। मैं पहले सर्किट बना देता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ कैसे वर्किंग है इसका। देखो ये तुम्हारा इनपुट हो गया, एसी इनपुट, ठीक है, और यहाँ एक रेक्टिफायर लगा है लाइक दिस। तो यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ मैं, देखो ये तुम्हारा रेक्टिफायर हो गया और ये तुम्हारा एसी इनपुट है, ठीक है, एसी इनपुट है। अब ये एसी इनपुट रेक्टिफाई होके निकला है बाहर। रेक्टिफाई मतलब क्या, रेक्टिफाई मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया, बट विथ रिपल, ध्यान रखना। तो ये रिपल वाला वोल्टेज है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग मालूम है, बीच में एक हाई कैपेसिटी वैल्यू का कैपेसिटर लगा देते हैं, बस यही हो गया तुम्हारा कैपेसिटर सर्किट या फिल्टर सर्किट। एक हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा देते हैं सर्किट में और फिर इसके बाद इसको लोड रेजिस्टेंस के थ्रू पास कराते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ हमको मिलता है आउटपुट। ये आउटपुट और ओरिजिनल आउटपुट में क्या फ़र्क होगा ज़रा समझ लेते हैं। अगर यहाँ जो वोल्टेज है, ध्यान दो, यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, ये वोल्टेज ऑफकोर्स वेरिएबल है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज में रिपल है बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं मालूम है, ये जो कैपेसिटर है ना, इसके पास एक एबिलिटी होती है फॉर रिएक्टेंस। जैसे कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है, वो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या बेसिकली वेरिएशन पे डिपेंड करता है। तो इसका जो रिएक्टेंस होता है ना, वो होता है 1/ωc। ये सब जिसने एसी सर्किट्स पढ़ा उसको पता होगा। तो XC विल बी इक्वल टू 1/2πfc। तो मतलब जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी या हाई कैपेसिटी लगाया तो ये जो रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो एसी वोल्टेज है ना, या एसी करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू पास होने लगता है। तो इस तुम्हारे आउटपुट में जो पूरा एसी पार्ट है ना, वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के थ्रू चला जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो ना, F इज़ 0 फॉर DC वोल्टेज, ये तो हमको भी पता है। क्यों? क्योंकि DC वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी 0 होता है ना, और AC वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कुछ फाइनाइट होता है। F इज़ नॉन ज़ीरो फॉर AC वोल्टेज। तो जो XC होगा, XC विल बी इनफाइनाइट फॉर DC वोल्टेज, हाँ या ना। एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट ना। हाँ, नॉट डिफाइंड मत बोल दो, तुमको मैथ्स आता है मालूम है, बट यहाँ के लिए हम लोग ले रहे हैं इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर XC, और XC विल बी फाइनाइट या विल बी लेस फॉर AC वोल्टेज। AC वोल्टेज के लिए कम होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर की वैल्यू ऑलरेडी हाई है बहुत, तो ये बहुत हाई है तो ये बहुत लो होगा। तो XC अगर लेस है तो सारा जो AC कंपोनेंट होता है ना, देयरफॉर AC कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट passes through capacitor, and only DC component is passed through लोड। तो लोड में से सिर्फ DC कंपोनेंट पास हो रहा है। तो तुमने क्या किया, तुमने AC DC में से DC को फिल्टर आउट कर लिया सारे AC को एक साथ यहाँ पे भेज दिया ना, तो बचा हुआ DC यहाँ पे जा रहा है। देखो ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड हो गया, ऐसे समझ लो। AC करंट यहाँ चला गया, DC करंट यहाँ चला गया। तुम बोलोगे सर AC करंट DC करंट भी डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। तो धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे, तुम भी मतलब धीरे धीरे तुम सीखोगे आगे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, करंट डिवाइड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ दिस। और ये जो फिल्टर होने के बाद आउटपुट दिखता है ना, यहाँ पे आउटपुट, ये आउटपुट तुम्हारा कुछ ऐसे दिखता है। देखो, पहले तुम्हारा आउटपुट जो था वो कुछ ऐसे था ना, तुम्हारा आउटपुट कुछ ऐसे था लाइक दिस, विथ रिपल लाइक दिस, ऐसे था ना आउटपुट। अब जो तुम्हारा आउटपुट आता है मालूम है, वो आउटपुट बहुत ही कम रिपल वाला होगा, मतलब लाइक दिस, ऐसे आउटपुट तुम्हारा आ जाता है। मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट बहुत ही कम हो रहा है। तो ये तुम्हारा आउटपुट ऐसे दिखता है, ऐसे। सो दिस इज़ योर VO। तो अभी भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, बट ये फ्लक्चुएशन भी आगे हम लोग हटा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग RC फिल्टर लगाओगे तो ये फ्लक्चुएशन भी नहीं मिलता है। तो तुम्हारा देखो रिपल फैक्टर कम हो गया ना, यही तो रिपल फैक्टर था, ये तुम्हारा देखो रिपल फैक्टर या तुम्हारा रिपल। तो पहले सर्किट में रिपल इतना था, अब रिपल बहुत कम बचा है।
तो हमने क्या किया है, हमने आउटपुट वोल्टेज को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। AC पार्ट को कैपेसिटर के थ्रू भेज दिया और DC पार्ट को इसके थ्रू भेज दिया, ठीक है। अगर देखो परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आया क्या हुआ है, तो अटको मत, बस थोड़ा कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ो। ये XC वगैरह तुमको पता होना चाहिए, तो तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नहीं समझाए तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर तो अच्छे से समझा। आई होप तुमको समझा ही होगा। आई एम नॉट सेइंग जिसको ये पता होगा ना XC वगैरह, उसको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं समझा किसी को भी। हाँ, जिसको इसमें परेशानी है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, तो उसको यहाँ परेशानी हुई होगी, नो डाउट अबाउट दैट। सो इट्स बेटर कि तुम ये पढ़ो, तुमको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप जो भी लेक्चर में किया आज सबको समझ में आया। थोड़ा आवाज़ के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट स्टिल आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी हैव डन। तो कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे बताओ। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, चैप्टर मतलब लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।